उजाले उनकी यादों की। उजाले उनकी यादों की। दास्तान नैयर की ओपी नैयर जी ने गायक किशोर कुमार की रिकॉर्डिंग से संबंधित एक संस्मरण सुनाया था। इसी कड़ी में उन्होंने अपनी धुनों की खासियत पर रोशनी डाली और बताया कब और कैसे उनकी मुलाकात हुई गायक मोहम्मद रफी साहब से। नैयर साहब ने अपने कुछ गीतकार साथियों को भी याद किया। अब आगे की कहानी दास्तान नैयर की 5वीं कड़ी। नैयर साहब, ये सुनने में आता है कि जो क्रिएटिव लोग होते हैं वो एक खास तरह के माहौल में काम करने के आदी होते हैं। कुछ जगह उनकी बड़ी फेवरेट होती हैं जहां वो अपने आप को बहुत ज्यादा कंफर्टेबल महसूस करते हैं। हम आपसे ये जानना चाहते हैं कि आपका कौन सा स्टूडियो फेवरेट था? कुछ नहीं, कोई फेवरेट चीज नहीं। फेवरेट वाज मनी। पैसा लिया है और जाओ अपना रिकॉर्ड काम करो, जाओ बस, नथिंग एल्स। लेकिन कई लोग वर्कहोलिक हो जाते हैं और रात दिन सिर्फ अपने काम में ही डूबे रहते हैं। पैसा कमाना ही जिंदगी का मकसद हो जाता है। वो तो यानी कारीगरों का काम है, लेबरर्स का जुट हो जाना। जो मालिक की देना जिसको तो फिर टाइम कहाँ लगता है। आवर्त की बात है ये। देने वाला देता तो फिर छप्पर फाड़ के इल्हाम भी देता है। लेकिन नैयर साहब, हमारी एक प्रोफेशनल लाइफ है, एक पर्सनल लाइफ है और दोनों को समय देना बड़ा जरूरी होता है। यूजुअली शाम की रिकॉर्डिंग अवॉइड करता था। 7 बजे के बाद मैं रिकॉर्डिंग नहीं करता था। कभी मजबूरी हुई तो 15% शाम को रिकॉर्डिंग की प्रोड्यूसर के लिए। एक दिन में मैक्सिमम कितने गानों की रिकॉर्डिंग की है? 2 से ऊपर कभी नहीं करता था। एक सुबह या एक शाम, बस। मतलब 4 घंटे में? 3 घंटे में, कभी कभी 2.5 घंटे में। मैंने बोला कि म्यूजिशियन उठकर क्लैप मारता था। लेकिन पैकअप होने के पहले गाना सुनते थे ना आप दोबारा? रिकॉर्डिंग खत्म करने के बाद अपना गाना मैं सुनता था, 2-3 दफा सुनता था, मुतमिन थी। आर्टिस्ट को माइक्रोफोन की प्लेसिंग वगैरह के बारे में भी बतलाया करते थे आप? जो मंजे हुए आर्टिस्ट हैं उनको पता माइक पे कैसा गाना है। रफ़ी साहब या गीता दत्त या शमशाद बेगम या आशा को कौन समझाएगा कि भी माइक के इस तरह उस तरफ हो जाओ। म्यूजिक अरेंजर कौन थे आपके? वो थे मिस्टर सेबेस्टियन, जो कि इंग्लिश के बैकग्राउंड में जो ऑब्लिगाटो बजते थे वो मैं नहीं जानता था। ये जो फॉरेन ऑर्केस्ट्रेशन ऑब्लिगाटोस बजते थे वो सब मिस्टर सेबेस्टियन करते थे। जैसे वो सितार, सरंगी, सरोद, वो उसका कुछ नहीं, इससे उनको पता था क्या होता है ये। सेबेस्टियन साहब के अलावा और कौन था? G.S. कोहली। तो वो म्यूजिक डायरेक्टर बन गया क्योंकि सुनते सुनते देखते। वो सिर्फ मेरे साथ तबला प्लेयर था। कुछ गाने आपके ऐसे हैं जो बड़े मेलोडियस हैं, बहुत अच्छे हैं, बहुत पॉपुलर हैं, लेकिन फिल्मों में नहीं। उनके लिए जगह ही नहीं थी या सिचुएशन नहीं थी या जो भी है। जैसे वो प्राण जाए पर वचन न जाए का, जैसे मैंने भी गाना लिखा, चैन से हमको कभी आपने, वो फिल्म में नहीं था, वो भी नहीं है। बेवकूफ लोग हैं। या हीरा मोती का वो गाना जो मेरा ही लिखा हुआ है कि तुम खुद को देखते हो, जिसका आपने जिक्र किया, फिल्म में नहीं था वो। इसका मलाल आपको कभी हुआ? ये मलाल होता है जब ये कि यार अच्छे गाने बीच से निकल गए, ये होता है। उसी की वजह से लोग जाते हैं कि भाई वो गाना उस फिल्म में है तो क्यों ना देख के आए, और वहाँ वो गाना नहीं मिलता है तो उसे भी अफसोस होता है। मेरे तो कई गाने हैं ऐसे, और मिलेंगे क्या नाम है, फिर ठेस लगी दिल को, फिर याद ने तड़पाया। बाद में ऐड किया गया था, मैंने कश्मीरी कली देखी, उसमें है वो गाना। नहीं, वो निकाल दिएगा, हफ्ता भर रहा होगा फिर निकाल दिया। मैंने उसे देखा, पहले वीक में देखी होगी। जी हाँ, तो वो था फिल्म में, मुझे याद है। मगर ये 2-3 गाने जिनका जिक्र किया मैंने वो फिल्मों में नहीं थे। कई गाने मेरे ऐसे हैं कि रखे ही नहीं गए फिल्मों। तो कभी आपने इसका गिला नहीं किया प्रोड्यूसर से? नहीं, गिला क्या करेंगे, वो शिकायत होती थी यार ये अब क्या इनके हाथ में, हमने पैसे ले लिए हैं, अब ये शिकायत क्या बोलेगी, आपको आपकी उजरत मिल गई, हम चारों गाने निकाल दो भाई। नैयर साहब, संगीत देना तो आपका प्रोफेशन था, लेकिन संगीत के अलावा और किन चीजों में आपकी बहुत ज्यादा रुचि थी? साहब, तबीयत खराब रहती थी, मुझे बड़ी तकलीफ थी कॉन्स्टिपेशन की, और मैं हमेशा दवाइयाँ खाता रहता था।
एक मरहूम संगीतकार थे फड़के साहब और आशा बाई, ये दोनों मिलके मेरे को ले गए डॉक्टर फाटक साहब के पास 1973 में। बड़े संत फकीर आदमी थे, 10 रुपए फीस लेते तो दवाई लिख के दे देते। तो मुझे उनकी दवाई से बड़ा फायदा हुआ। मैं एक दिन जाके उनके पाँव पड़ गया, छू लिए, लिटरली पाँव पड़ गया। साहब मुझे होम्योपैथी सिखाइए। तो कहते तुम्हारे पास टाइम किधर है, तुम काली शेवरलेट में आता है, मेरे से दवाई लेता चला जाता है, तुम्हारे पास टाइम किधर है। मैंने कहा साहब मैं सब छोड़ेगा, मुझे सिखा दीजिए। 6 महीने जनाब मैं उनको रोता रहा, पाँव पड़ता रहा। आखिर एक दिन कहने लगे यस ऑल राइट आई विल टीच यू, 3 दफ़ा हफ्ते में आओ, इतने बजे आओ करो। तो मैं जनाब बराबर टाइम से वहाँ पहुँच जाऊँ। 3 महीना मैं उनसे होम्योपैथी सीखा। उसके बाद आज जो हिसाब मैं करता हूँ होम्योपैथी की, अगर वो जिंदा होते तो इतना पीटते। ये तुमको किसने बताया ये ऐसा करना? बिकॉज आई प्रैक्टिस कम्बिनेशन रेमेडीज, आई डोंट गिव सिंगल रेमेडी। वो ज़्यादा से ज़्यादा अल्टरनेट करते थे, 1 and 2 1 and 2। मैं 20-20 18-18 30-30 रेमेडीज कंबाइन करके देता हूँ। एंड मेरे कल्स आर देयर। ये खिदमत है, इसमें किससे उजरत नहीं लेता। वो भी मैंने बंद कर दी है, कोई 1.5 बरस हो गया। अब मैं होम्योपैथी करता नहीं, कोई इलाज नहीं करता। लेकिन आपका फिलोसफी की तरफ भी रुझान है। वो तो साहब कबीर साहब की वाणी है कि दुनिया ऐसी बावरी पत्थर पूजन जाए और घर की चक्की कोई ना पूजे जाका पीसा खाए। जब ये इल्म आ गया दिमाग में तो उसके बाद ये सब चलता ही था। औरत भी साहब स्पिरिचुअलिटी का कारण बनती है। मेरी ज़िंदगी में कई औरतें ऐसी आई हैं जिन्होंने मुझको ये रास्ते बताए हैं कि नैयर साहब कहाँ डूबे हुए हो, यही कहीं तुम मार्फा की तरफ लगे होते पता नहीं क्या बन जाते। तो आज मेरी ग्रैंड डॉटर की उम्र, ये राजू बिटिया बैठी हुई है, तो आप देखिए कि 8 बरस में मेरे को ऐसे सबक दिए हैं कि आई एम ए डिफरेंट मैन टुडे। थकन कैसी घुटन कैसी, चल अपनी धुन में दीवाने। थकन कैसी घुटन कैसी, चल अपनी धुन में दीवाने। खिला ले फूल कांटों में, सजा ले अपने वीराने। खिला ले फूल कांटों में, सजा ले अपने वीराने। हवाएं आग भड़काएं, फजाएं जहर बरसाएं। बहारें फिर भी आती हैं, बहारें फिर भी आएंगी। बदल जाए अगर माली, चमन होता नहीं खाली। अंधेरे क्या उजाले क्या, ना ये अपने ना वो अपने। अंधेरे क्या उजाले क्या, ना ये अपने ना वो अपने। तेरे काम आएंगे प्यारे, तेरे अरमां तेरे सपने। तेरे काम आएंगे प्यारे, तेरे अरमां तेरे सपने। जमाना तुझसे हो बरहम, न आए राह पर मौसम। बहारें फिर भी आती हैं, बहारें फिर भी आएंगी। बदल जाए अगर माली, चमन होता नहीं खाली। बहारें फिर भी आती हैं, बहारें फिर भी आएंगी। राजू को आपका कौन सा गाना पसंद है? राजू को तो खास आके दर जमा है। हाँ क्या करेंगे आप। वो तो कहती है कि 100 बरस में ना तुम्हारे जैसा संगीतकार हुआ ना आगे होगा। ऐसी आशिक है, क्या बोलेंगे इनको। मैं उनको दीवानी बुलाता हूँ। अरे बड़े बड़े अच्छे काम करने वाली दुनिया मौजूद है। मसलन मैं ख़ास तौर पे फ़ैन हूँ रोशन साहब का। इतनी सुरीली रूह थी वो, बता नहीं सकता। रोशन साहब के संगीत की क्या बात आपको अच्छी लगती थी? अरे जज्बात का भरा हुआ आदमी था।
आत्मा से सुर निकलते दिल से नहीं, वो संगीतकार था वो। उनका संगीतबद्ध किया कौन सा गीत आपको बहुत ज्यादा पसंद है? अरे साहब बड़े मन रे तू काहे ना धीर धरे, जादू उस आदमी का दिखता है इसमें, क्या बनाया उसने। और वैसे उनकी पहली अपनी फिल्म दिखिए कि ख्यालों में कभी इस तरह आया नहीं करते, और सुन बैरी बरम कुछ बोल रहे क्या होगा, राजकुमारी का गाया हुआ, रूह से भरे हुए गाने वो। रोशन साहब तो खुद भी एक जमाने में रेडियो में थे। हाँ साहब, दिल्ली ऑल इंडिया रेडियो से पियानो बजाते थे और म्यूजिक कंपोजर थे वहाँ के। उनसे आपकी पहली मुलाकात कहाँ हुई? दिल्ली में हुई, चूँकि मैं दिल्ली में 2-3 प्रोग्राम में गाया, मेरे साथ पियानो बजाए वो। फिर हम जरा 4-5 साल लेट पहुँचे, ये पहले म्यूजिक डायरेक्टर बन गए, सुपर हिट गाने दिए। मुलाकात कई दफ़ा मेरी और रोशन साहब से हुई। कभी ऐसी पार्टी में रोशन साहब मिल गए तो मैं उनकी हमेशा तारीफ करता था। नहीं साहब, आपने रोशन साहब की बात की, उनके संगीत की बात की, और अच्छे संगीत को सुनने की प्यास तो हमेशा बनी रहनी चाहिए। लेकिन अब जो मेरा सवाल है वो ज़रा संगीत से हटके है। मैं आपसे ये जानना चाहता हूँ कि इस उम्र में भी आप नौजवानों को भी मात करते हैं, और एक ख़ास बात आपकी पर्सनैलिटी में जो मैंने देखी वो ये कि आपका एक तो हैट जो आपकी पर्सनैलिटी का हिस्सा बन चुका है, और आप भी देव साहब की तरह कॉलर बंद करते हैं। वो भी अपने गर्दन को बुढ़ापा छुपाते हैं, मैं भी छुपाता हूँ, सच्चाई है। चूँकि लटकती हुई दिखती है, इसको जरा ऊपर कर लेते हैं। और ये कैप भी आपके पहले से पहनते रहे? नहीं, मैं कैप तो देखिए गंजा, ये देखिए गंजा हो गया हूँ, तो इसको ज़रा मैंने कहा थोड़ा रुबाब भी बनता है, स्टाइल भी बनता है, तो पहन लिया। और किस चीज़ में आपका गहरा रुझान है? वो स्पिरिचुअल, बकवास किताबें नहीं, ग्रंथ मेरे पास बहुत हैं। कबीर साहब के ऐसा ग्रंथ है कि जो किसी के पास मिलेगा नहीं, मेरे पास है। स्पिरिचुअलिटी में आपको बहुत बिलीव है? बहुत ज़बरदस्त। वरना है कि आपके मेरे अंदर, साहब के अंदर बोल क्या रहा है? नहीं साहब, भगवान आपके लिए क्या है? जिसको मैंने देखा नहीं उससे मोहब्बत कैसी? खुदा तो आपके अंदर है, भगवान तो आपके अंदर है। अगर आपसे मोहब्बत नहीं तो भगवान से कैसे करूंगा? मोहब्बत तो किसी चीज़ को देखोगे तो करोगे ना। और प्यार, मोहब्बत, रोमांस आपके संगीत की पहचान है। आखिर इसके पीछे इंस्पिरेशन कौन सा है? वो नारी है, बस उधर से निकला है सारा संगीत। जवानियाँ ये मस्त मस्त बिन पिए, जलाती चल रही है राह में दिए, न जाने इनमें किसके वास्ते हूँ मैं, न जाने इनमें कौन है मेरे लिए। जवानियाँ ये मस्त मस्त बिन पिए, जलाती चल रही है राह में दिए, न जाने इनमें किसके वास्ते हूँ मैं, न जाने इनमें कौन है मेरे लिए, मेरे लिए, मेरे लिए, मेरे लिए, मेरे लिए। सभी हंसी सभी जवान, कहाँ पे दिल को हारिए, सभी है दिल की महिमा, किसे किसे पुकारिए, किसे किसे पुकारिए। जवानियाँ ये मस्त मस्त बिन पिए, जलाती चल रही है राह में दिए, न जाने इनमें किसके वास्ते हूँ मैं, न जाने इनमें कौन है मेरे लिए, मेरे लिए, मेरे लिए, मेरे लिए, मेरे लिए। दीवाने हम थे चाह के तो बेकरार हो लिए, के दूर की निगाह के गुनाहगार हो लिए, गुनाहगार हो लिए। जवानियाँ ये मस्त मस्त बिन पिए, जलाती चल रही है राह में दिए, न जाने इनमें किसके वास्ते हूँ मैं, न जाने इनमें कौन है मेरे लिए, मेरे लिए, मेरे लिए, मेरे लिए, मेरे लिए।
विविध भारती से आप सुन रहे हैं कार्यक्रम उजाले उनकी यादों के। संगीतकार ओपी नैयर खुद बयां कर रहे हैं दास्ताने नैयर। अच्छा, नहीं, ये सब जिन फिल्मों में आपने संगीत दिया उनको कभी सिनेमा हॉल में फैमिली के साथ जाकर के या दोस्तों के साथ जाकर के या फिर अकेले ही बैठकर आप देखते थे और अपना संगीत सुनते थे? कभी नहीं। ये एक और अनोखी बात है। हम पिक्चर अपने गाने पिक्चराइज देखते थे, जिस वक्त बैकग्राउंड म्यूजिक होता था उस वक्त देख लीजिए, सुनाओ दिखाओ यार, पिक्चर अपनी कभी देखता ही नहीं था। आपके बच्चे आपका संगीत सुनते थे? मोस्ट अनम्यूजिकल चिल्ड्रन, मोस्ट अनम्यूजिकल वुमेन। मेरे घर में कोई म्यूजिक किसी को पता है कुछ नहीं म्यूजिक क्या चीज होती है। यानी नहीं, ये सब आपकी क्रिएटिविटी से, आपके संगीत सृजन से आपके घर वालों को कोई मतलब नहीं था? कुछ मतलब नहीं साहब। एक बात और है, आपके घर में कभी फिल्मी माहौल नहीं रहा? नहीं, कभी नहीं। कोई फिल्म का आदमी आना जाना नहीं, किसी को एंटरटेन ही नहीं किया। नहीं, आपने कभी इसके लिए फोर्स किया बच्चों को कि नहीं फिल्मी दुनिया ठीक नहीं है, या उनके अंदर ही ये बात नहीं थी? नहीं साहब, मैंने कभी कुछ नहीं किया। देखो, माँ बच्चे पालती तो वो उसके ऊपर सारा दारोमदार है, तो अपने बच्चों को उसने बहुत अच्छी तरह पाला है, बड़ा किया है। घूमने का शौक रहा आपको? वो भी पहाड़ों पर, और कहीं नहीं। समंदर के किनारे मेरे को पसंद नहीं है, अशांत है। पहाड़ों में शांति है, ऊंचे ऊंचे पहाड़, वहाँ पर सूरज डूबता देखिए, बहुत शांति है पहाड़ों में, शांत खड़े, ये बेचैन है। तो नहीं, ये सब कभी ऐसा भी हुआ है कि आप किसी हिल स्टेशन में घूमने गए हैं और वहाँ आपने कोई धुन भी बनाई हो? एक धुन हमने मसूरी में बनाई थी, वो थी यही वो जगह है, यही वो फिजाएं, यहीं पर कभी आप हमसे मिले थे। यही वो जगह है, यही वो फिजाएं, यहीं पर कभी आप हमसे मिले थे। अच्छा, बहुत शोज हो रहे हैं बाहर, तो आपको बाहर जाने का भी मौका मिला है? बराबर आप गए हैं, प्रोग्राम्स किए हैं? अभी क्या है कि मैं प्रोग्राम बाहर गया हूँ, कई जगह पर तो दोस्त लोग थे, चीफ गेस्ट बुलाया गया, लेना देना कुछ नहीं, फर्स्ट क्लास के टिकट, 5 स्टार होटल स्टे। मुझे जाने का शौक़ नहीं कि राजू, हमारी जो बिटिया बैठी हैं, इनको शौक़ है फॉरेन कंट्री देखने का, पासपोर्ट बना के मेरे सर पे चढ़ जाती हैं कि हमको दिखाओ। तो कभी दुबई जाना पड़े या कभी मस्कट गए या कभी बाहर जाना पड़े तो उसके लिए जाता हूँ, अदरवाइज कोई इंटरेस्ट नहीं। तो प्रोग्रामों में कैसा रिस्पांस वहाँ? हो पूछे नहीं। अरे साहब, अरब बच्चे बच्चियाँ ला के, अरब में मुखड़े लिखे हुए हमारे, और ऐसा हाथ लेके चूहे आँखों को लगाती हैं, अल्लाह खलीक बोलती हैं। अरे हम क्या अल्लाह खलीक है, मतलब गॉड ब्लेस यू ऐसा बोलती है। मरहबा मरहबा, पूछे नहीं। बाहर जाके पता लगता है कि हम कहाँ बैठे हुए हैं। हांगकांग चीना मीना सिंगापुर, हांगकांग चीना मीना सिंगापुर, उड़ गई दिल की चिड़िया फुर, उड़ गई दिल की चिड़िया फुर। ओ बाबू आई लव यू, कन मन खुर, बाबू बाबू। हांगकांग चीना मीना सिंगापुर, हांगकांग चीना मीना सिंगापुर, उड़ गई दिल की चिड़िया फुर, उड़ गई दिल की चिड़िया फुर। ओ बाबू आई लव यू, कन मन खुर, बाबू बाबू। सिंगापुर में सीखा मैंने मटक मटक कर चलना, गोरे गोरे हाथों से दिल दिल वालों के मलना। तुम पर छोड़ू मस्त नजर के फुलझड़िया में, बाबू बाबू।
अच्छा नहीं साहब, कभी आपका मन करता है कि आप लाहौर दोबारा जाएं और वो जगह देखें जहां आपका बचपन बीता, जहां आपने अपनी जिंदगी के कई साल गुजारे? नहीं साहब, पता नहीं हाल देख के मर जाएगा मैं। अरे यार, जिस शहर में बेटा कमल साहब हम पैदा वो जिस मिट्टी में रहे, बेस्ट ऑफ द पंजाब इज टेकन अवे, लाहौर से शुरू होता था, पेरिस ऑफ इंडिया। अरे हर चीज़ क्लीन, सड़कें ऐसी क्लीन कि आप ऐसा करें तो मिट्टी में ना लगे आपके हाथ को, ऐसा क्लीन सिटी। नैयर साहब, उस शहर की सड़कों पर आप कई बार चले होंगे, कई बार उसकी गलियों से गुजरे होंगे, वहाँ के बाजारों की रौनक देखी होगी। अरे साहब, अनारकली क्या जगह, वहाँ के बंगाली मिठाई एक बंगाली था बनाता था, वो आज तक कहीं नहीं आपको मिलेगी खाने में। और वहाँ की वो पीठी की पूरी जो कि यूपी का हलवाई बनाता था, वो कहीं वो मिलेंगी नहीं बाद में आपको। पर वो स्वाद आपको अभी तक याद है? हाँ साहब, याद है, क्यों नहीं याद रहेंगे। बचपन के दोस्तों के बारे में, कॉलेज के दोस्तों के बारे में कुछ याद है? बस एक देखो, दोस्त हमारी जिंदगी में कितना काम आया, एहसन भाटिया। बाकी दोस्त अब देखिए को, मैं तुम्हारे स्कूल में यार मैं उस वक्त था, इस क्लास में था, अब उनकी शक्लें देखिए, मेरी शक्ल देखिए कि हुलिये बदल गए हुए। नहीं साहब, आपको एस्ट्रोलॉजी में भी बड़ा इंटरेस्ट है? देखिए साहब, ये एस्ट्रोलॉजी बड़ी खतरनाक चीज़ है। इसको मैं अपने सब दोस्तों को बोलता हूँ, मत मानिए इसको, लेकिन मैं नहीं निकल सकता खुद, क्योंकि मैं 18 वर्ष के अंदर इसके अंदर घुसा हुआ हूँ, मैं नहीं निकल सकता इसमें से। लेकिन क्या है कि ज्योतिष इसको, ये अगर आपको बोल दिया जाए आपका अच्छा होने वाला है, तो आप इस उम्मीद पे रहेंगे, 2 साल ही इस उम्मीद में रहेंगे, फिर उसके बाद गाली देंगे ज्योतिषी को। फिर अगर आपको बोल दिया जाए कि आपका बुरा होने वाला, आज से दुखी हो गए आप कि यार मेरा पता नहीं क्या होने वाला है, इस पे एतकाद करना गलत है। अच्छा नहीं सर, ये बताइए कि इस उम्र में आप अपने आप को कैसे चुस्त दुरुस्त रखते हैं, किस तरह का खान पान है आपका? साहब, मैं मोनो फूड खाता हूँ। दोपहर को मैं 2 बॉइल्ड एग्स लेता हूँ, ऑमलेट नहीं कभी खाता, अंडा फ्राई नहीं खाता, कुछ नहीं, 2 बॉइल्ड, उसमें तेल नहीं रहता है, और 2 फुलके खाता हूँ छोटे छोटे। मोनो फूड, अगर आज सब्जी खाई है तो कल दाल खाएगा, कल दाल खाई है तो परसों सब्जी खाएगा, एक सब्जी या एक दाल के साथ रोटी खाता हूँ। और रात को मैं सिर्फ फ्रूट खाता हूँ। फ्रूट भी क्या, वो 4 चीकू हमारी राजू लाती हैं, वो काट के खिला देती है, कोई खाना वाना नहीं खाता। नहीं, ये सब इस पूरी बातचीत के दौरान राजू का जिक्र कई बार आया, और राजू इस रिकॉर्डिंग के दौरान मौजूद भी रही। लगता है आप राजू की बात बहुत मानते हैं। ये मेरी अम्मा है जी, ये ना होती तो मुझे 15 वर्ष हो गए घर से निकले हुए, तो ये ऐसी देखभाल करती है कि शायद जिसने मुझे पैदा किया उसने भी नहीं किया, ना मेरी बीवी बच्चों ने मेरा ऐसा ख्याल किया है जो राजू करती। नहीं, ये सब अभी आपने जिक्र किया कि 15 बरस पहले आपने घर छोड़ दिया, क्या वजह है इसके पीछे? इंडिविजुअलिटी एंड सेल्फ रिस्पेक्ट आर एक्सपेंसिव कमोडिटीज। तो सेल्फ रिस्पेक्ट हमको बहुत अपनी प्यारी है। कोई छोटी सी बात से घर छोड़ के निकल गए। कोई फिल्म भी छोड़ी आपने इस बात पे? ना ना ना, फिल्म कैसे छोड़ेंगे, जहाँ माल मिलता है, ये तो उल्टा लूटते। तो यहाँ से जान के छुटकारा हुआ, भाई ले जाओ, हमको छोड़ो, अब आजाद है। तेरा कोई साथ ना दे तो तू खुद से प्रीत जोड़ ले, बिछौना धरती को करके अरे आकाश ओढ़ ले। यह पूरा खेल अभी जीवन का तूने कहाँ है खेला। अकेला अकेला अकेला, तेरा मेला पीछे छूटा राही, चल अकेला चल अकेला चल अकेला चल अकेला, तेरा मेला पीछे छूटा राही, चल अकेला।
दास्तान-ए नैयर में संगीतकार ओपी नैयर जी ने हमें बताया अपनी रुचियों के बारे में, अपने खान पान के बारे में। उन्होंने जिक्र किया उस गीत का जिसकी धुन नैयर साहब ने मसूरी में तैयार की थी। नैयर जी ने अपने स्वभाव की कुछ विशेषताओं से हमें अवगत कराया। अब आगे की कहानी। नैयर साहब, जिंदगी में अगर हम कुछ पाते हैं, हमारी जो उपलब्धियां होती हैं, अचीवमेंट्स होते हैं, उन पर हमें जहां नाज होता है, वहीं अगर जिंदगी में हम कभी कोई चीज खोते हैं तो उस पर अफसोस भी होता है। नो कॉम्प्लेक्सेस, नो फ्रस्ट्रेशंस एंड नो रिग्रेट्स, ये मेरी पॉलिसी रही है। हम वो ना कि फिर तेरे शहर में लुटने को चला आया हूँ, वो तो ज़िंदगी ऐसी है कि जो आदमी मार खाता है तू सुलझता, वो जिंदगी में उलझता नहीं है। नहीं साहब, इसमें कोई शक नहीं कि आपने बहुत ही मीठा संगीत दिया है और आपके संगीत के चाहने वाले तो ये कहते हैं कि नैयर साहब ने जो संगीत दिया है वो हमेशा जवां रहेगा। तो जवां संगीत देने वाले ओपी नैयर साहब से मैं ये जानना चाहता हूँ कि आज की नौजवान पीढ़ी को जो संगीत पसंद है, या ये कहें कि आज के दौर का जो संगीत है, उसके बारे में आपकी क्या राय है? कमल साहब, ये वक्त है, वक्त हाकम है और जमाने की टेम्परामेंट है कि गर्दिश लेना। जमाना बदलता रहता है। आज जो संगीत चलता है, ये देखिए, मैं बड़ा हकीकत बताने लगा हूँ। एक तस्वीर तो कोई हाफ से ज्यादा वासी साहब ने लिखी, 2 तस्वीरों में कमर जलालाबादी और नूर देवासी साहब थे। खैर, मैंने एकदम रियलाइज किया जो मैं बनाता हूँ वो आज चलेगा नहीं, जो आज चलता है वो मैं बना नहीं सकता। तो व्हाट इज विजडम? टू विड्रॉ ग्रेसफुली। वरना जो आज जो चल रहा है वो चल ही रहा है, क्यों? आज की पब्लिक को पसंद करती है, तभी तो चल रहा है। आपका कहना या मेरा कहना या वासी साहब का या हमारी राजू का वो नहीं है। वो जो चल रहा है आज वो सत्य है, पब्लिक आज यही चाहती है। नैयर भाई, लेकिन आपकी बात को काटते हुए जी साहब, आपसे एक बात इस शेर के साथ कहूँगा कि बदलती रुत का असर है तमाम लहजों पर, जो सुनाई देती है फिर भी तेरी सदा मुझको। ये तो क्या है, हकीकत चाहने वाले जो हैं, जो कि रिच सोल्स के आदमी हैं, वो रिच ही बातें करेंगे। आज ज़माना डिटोरेट हो रहा है। आप टीवी लगाइए, रिक्स मिक्स देखिए, जब जो भी लड़कियां देखी वल्गर है, तो ये चल रहा है आज। ना इस पर गवर्नमेंट नज़र करती है, ना टीवी वाले नज़र करते हैं कि बच्चे ये देखते हैं, वो उम्र कम सन के भी। लेकिन इसकी वजह आप क्या मानते हैं? वो क्यों चल रहा है ज़्यादा? और वो गाने वही जो ज़माने में मशहूर हुए, या आपके गाने या और दूसरे म्यूज़िक डायरेक्टरों के गाने जो थे, वो उसी शक्ल में लोगों को कबूल तो हैं, लेकिन फिर भी उसको एक दूसरे शक्ल में, एक दूसरे रंग में क्यों देखना चाहते हैं? एक हिसाब ये तो कमर्शियल वर्ल्ड है। What succeeds is true, what does not succeed is untrue. कमर्शियल वर्ल्ड की बातें हैं ये। नहीं साहब, इसमें कोई शक नहीं कि एक कलाकार को जनता की तरफ से, अपने चाहने वालों की तरफ से जो प्यार, जो सम्मान मिलता है, वो उसके लिए सबसे बड़ा पुरस्कार होता है। लेकिन इसके अलावा भी कुछ पुरस्कार, कुछ सम्मान एक कलाकार के लिए बड़े मायने रखते हैं। वो फिर आप जैसे फनकारों के लिए फिल्म इंडस्ट्री का कोई सम्मान हो, या फिर शासन की तरफ से दिया जाने वाला कोई पुरस्कार हो। कमल साहब, मैं कथा कलामी की माफ़ हो, हमें अवार्ड लेके 13 साल पहले मध्य प्रदेश से लोग आए कि जी इसका नाम है लता मंगेशकर अवार्ड, ये लीजिए आप, 1 लाख रुपए कैश लाए। हालांकि मुझे पैसे की सख्त ज़रूरत थी उस वक्त। मैंने उनसे कहा कि देखिए, लता बाई को एक तो मैंने गंवाया नहीं, ठीक है, नंबर 2, वो अवार्ड जो है हमेशा मरे हुए आदमी के नाम रखा जाता है, लता बाई जिंदा है। और तीसरी, एक क्रूनर का अवार्ड है, गायिका का अवार्ड आप मुझे दे रहे हैं, ये मेरी बड़ी इंसल्ट है। कोई मुझे शंकर जयकिशन अवार्ड दे या श्री रामचंद्र अवार्ड दे, रोशन अवार्ड दे, तो मैं बड़े प्राइड से उसको सर पे चढ़ा के लूँगा। एक गायिका का अवार्ड मैं कैसे लूँगा? साहब वो तो कहने लगे
कि जी आप तो लाख छोड़ रहे हैं, तो यहाँ पर तो गवर्नमेंट के लोग 10,000 नहीं छोड़ते। मैंने कहा दे मे बी नीडिंग मनी मोर देन माई सेल्फ, तो उनको पेश कर दीजिए, मैं नहीं देता। तो जिगरा चाहिए साहब। व्हाट इज़ अ टाइटल, यू टेल मी। टाइटल भी क्या चीज़ है, अवार्ड भी क्या चीज़ है। माई नेम इटसेल्फ इज़ अ टाइटल एंड माई वर्क इज़ रिवार्ड विच इज़ अप्रिशिएटेड टुडे। आपके हसीन रुख पे आज नया नूर है, मेरा दिल मचल गया तो मेरा क्या कसूर है। आपके हसीन रुख पे आज नया नूर है, मेरा दिल मचल गया तो मेरा क्या कसूर है। आपकी निगाह ने कहा तो कुछ जरूर है, मेरा दिल मचल गया तो मेरा क्या कसूर है। बाहरें फिर भी आएंगी, सन 1966, गायक मोहम्मद रफी, गीतकार अनजान। खुली लटों की छाँव में खिला खिला ये रूप है, खुली लटों की छाँव में खिला खिला ये रूप है। घटा से जैसे छन रही सुबह सुबह की धूप है। जिधर नजर मुड़ी, जिधर नजर मुड़ी, जिधर नजर मुड़ी, उधर सुरूर ही सुरूर है। मेरा दिल मचल गया तो मेरा क्या कसूर है। आपके हसीन रुख पे आज नया नूर है, मेरा दिल मचल गया तो मेरा क्या कसूर है। झुकी झुकी निगाह में भी है बला की शोखियाँ, झुकी झुकी निगाह में भी है बला की शोखियाँ। दबी दबी हंसी में भी तड़प रही हैं बिजलियाँ। शबाब आपका, शबाब आपका, शबाब आपका नशे में खुद ही चूर चूर है। मेरा दिल मचल गया तो मेरा क्या कसूर है। आपकी निगाह ने कहा तो कुछ जरूर है, मेरा दिल मचल गया तो मेरा क्या कसूर है। नैयर साहब, जहां तक मुझे याद है, फिल्म नया दौर के लिए बेस्ट म्यूजिक डायरेक्टर का फिल्म फेयर अवार्ड आपको दिया गया, और बाद में आपकी एक और फिल्म प्राण जाए पर वचन न जाए के गीत के लिए आशा जी का नाम पुरस्कार के लिए चुना गया था। वो लेने नहीं गई क्योंकि नैयर का अवार्ड था, ताज़ा ताज़ा जख्म था और कुछ नहीं। आपको क्या लगता है कि ये आज के जो गाने हैं या आज के जो संगीत है, क्या इतने दिनों ठहर सकेगा जितना? ये तो देखो जी, जनरेशन के ऊपर डिपेंड करता है वासी साहब। ये तो क्या आगे पब्लिक होने वाली है वो मैं नहीं जान सकता, लेकिन इतना मैंने ज़रूर सुना है लोगों से, क्योंकि मैं तो सुनता नहीं, कि ये जितने संगीत आते हैं 3 महीने से ऊपर ठहरते नहीं। 3 हफ्ते, अगर 3 हफ्ते कोई गाना चल जाए तो फिल्म मतलब हिट मानी जाती है। और
2 हफ्ते तो टीवी पर ही नजर आता, अगर तीसरा हफ्ता उसने ले लिया तो यकीनन वो गाना हिट है। आज ये मेयार हो गया है। मैंने तो सुना 3 महीने तक कम से कम चलता गाना। 3 हफ्ते हो गया है। नहीं, सब कैसे शुरुआत होती है इस उम्र में? आपकी सुबह की दिन की शुरुआत कैसे होती है? सुबह उठते ही फिक्र होती है कि भाई ये बाथरूम जाऊं मैं, बस उसके लिए चाय पीता हूँ, 1.5 सिगरेट पीता हूँ। रात को कुछ लग्जेटिव लिया होता है तो फिर आसान होके आके बैठ जाता हूँ। फिर आके नहाने धोने का सामान राजू मेरा निकाल देती है। कुर्ता लुंगी पहनता हूँ मैं घर में, बाहर निकलता हूँ तो ये शो ऑफ जो है निकलने करता हूँ मैं। और फिर दोपहर पड़ जाती है, थोड़े अपना ग्रंथ पढ़ता हूँ घंटा भर। लेकिन ग्रंथ पढ़ते हुए दिमाग जो है ठहरता नहीं है, भागता है, उसको भागता है, इधर भागता है। आप भी तो भागते फिरे हैं, सार्वजनिक जीवन से क्यों दूर चले गए आप? दूर चला नहीं गया, दूर कर दिया गया। चूँकि जो आज चलता मैं बना ही नहीं सकता। लेकिन क्या आपका दिल नहीं चाहता कि आप दोबारा कुछ काम करें अच्छा? अभी तो अहमद वासी साहब खुदा गवाह है कि ओपी नैयर संगीत का को मरे हुए बहुत टाइम हो गया। अब तो नैयर साहब जिंदा है। फनकार तो अमर होता है, फन जिंदा रहता है, इसमें कोई शक नहीं। उसके साथ ही फनकार भी। लेकिन मेरा ख्याल है कि आपने कुछ बहुत गैर फिल्मी काम भी बहुत अच्छा किया है। कुछ गज़लें, कई गैर तस्वीरों के कैसेट बनाया। अशोक खोसला का एक कैसेट बनाया जी, रूना लैला का भी है। रूना लैला का बनाया, पीनाज मसानी का बनाया। तो क्या आप समझते हैं कि आज गैर फिल्मी जो संगीत है वो उस चीज़ को कंपनसेट कर सकेगा जो मेलोडी हमारी गुम होती जा रही है? ये मैंने आपसे पहले भी वासी साहब अर्ज की है कि पब्लिक टेस्ट ही गिरता चला जा रहा है। तो जो पब्लिक गिर रही है, बनाने वाले भी वही उनको देंगे, भाई ये लो। लेकिन नहीं साहब, जहां तक फिल्म म्यूजिक की बात है तो आपका जो स्टाइल है वो सबसे डिफरेंट रहा। आपका अपना एक अलग ही स्टाइल रहा। हाँ, ये सच सही बात है। मैं इस इंडस्ट्री में रहा हूँ जैसे मैंने चाहा, ना कि जैसे इंडस्ट्री ने चाहा। आई हैव लिव्ड माई लाइफ एज आई डिजायर्ड। किस दुनिया से निराला हूँ मैं, जादूगर मत वाला हूँ। किस दुनिया से निराला हूँ मैं, जादूगर मत वाला हूँ। मेरे गीत में वो जादू है, पाँव तेरे रुक जाएंगे। मेरे गीत में वो जादू है, पाँव तेरे रुक जाएंगे। छिप छिप हमको देखने वाली, छिप छिप हमको देखने वाली, नैन तेरे मुस्काएंगे। इस दुनिया से निराला हूँ मैं, जादूगर मत वाला हूँ। इस दुनिया से निराला हूँ मैं, जादूगर मत वाला हूँ। तान रसीली गाकर तूने मेरा मन लहराया रे। तान रसीली गाकर तूने मेरा मन लहराया रे। मैं तो यही जानूं बस इतना ही मानूं, तूने जादुआन जगाया रे। मैं तो यही जानूं बस इतना ही मानूं, तूने जादुआन जगाया रे। रागिनी सन 1958। आवाजें गीता दत्त और आशा भोसले की, गीतकार जानिसार अख्तर। कैसे रूठ सकेंगे तुझसे, जान के हम बन जाते हैं। कैसे रूठ सकेंगे तुझसे, जान के हम बन जाते हैं। देखो देखो कैसे हम तुम, देखो देखो कैसे हम तुम, रूठ के फिर मन जाते हैं। इस दुनिया से निराला हूँ मैं, जादूगर मत वाला हूँ। इस दुनिया से निराला हूँ मैं, जादूगर मत वाला हूँ।
विविध भारती से आप सुन रहे हैं कार्यक्रम उजाले उनकी यादों के। संगीतकार ओपी नैयर खुद बयां कर रहे हैं दास्ताने नैयर। नैयर साहब, ये बताइए कि संगीत से आज भी आप किसी न किसी रूप में जुड़े हैं? नहीं, तौबा कीजिए। तौबा तौबा शेख जी, तौबा का फिर किसको ख्याल। छोड़ दीजिए, वो छोड़ दिया सब चीज़ें, उसके अंदर हुई नहीं अब मैं। लेकिन अगर आपको इस तरह का कोई ऑफर दिया जाए या कोई प्रोड्यूसर है या कोई कंपनी आपसे रुजू करे कि हम दोबारा आपके साथ काम करना चाहें, तो आप करेंगे? बिल्कुल नहीं करूँगा। क्यों, उसकी वजह? नहीं, मेरे को काम ही नहीं करना है अभी। वो रूह उठ गई है। नहीं साहब, आपने बहुत ही लाजवाब संगीत दिया है। और अगर आपसे ये कहा जाए कि आपको किन संगीतकारों का संगीत लाजवाब लगता रहा है, किन की धुनें बहुत पसंद आती हैं, तो आप किन के नाम लेंगे? मदन साहब हैं, और खुदा आपका भला करे एस.टी. बर्मन साहब हैं, श्री रामचंद्र साहब है। ये मेरे फेवरेट कंपोजर रहे। श्री रामचंद्र साहब का स्टाइल जो है वो भी अपने आप में एक बड़ा अलग तरह का। क्या बात है। मोहब्बत की ना हो जिसने वो जालिम प्यार क्या जाने, तलत महमूद साहब का गाया वो गाना है। कहाँ पर वो एंड के अंदर वायलेंस कहाँ लाते हैं, गौर फरमाइए। वही बात मैं आपसे जानना चाह रहा हूँ कि बर्मन दा के संगीत की और श्री रामचंद्र साहब की संगीत की कौन सी बात आपको बहुत पसंद आती है? क्यों की बात क्या, जो संगीत तो वो चीज़ है जो कान को अच्छी लगे, वो संगीत। तो हर एक आदमी का अपना स्टाइल रहा है। मुझे एक तस्वीर थी शारदा, श्री रामचंद्र साहब का म्यूजिक था, बहुत अच्छे गाने थे। वो चांद जहाँ हो जाए। हाँ। नहीं, ये सब क्रिएटिव लेवल पर कभी किसी के काम से आपको ऐसा लगा कि ऐसा म्यूजिक मैं दे पाता, या उसके काम ने आपको बहुत ज्यादा प्रभावित किया हो? नहीं साहब, मुझे सिर्फ एक तस्वीर, जबकि मैं संगीतकार नहीं था, बरसात राज कपूर की, जब मैंने वो शंकर जयकिशन का गाना सुना, जिया बेकरार है, लता बाई गाई है, क्या गाई है वो औरत। आज तक मुझे ज़िंदगी में उसका ये गाना, मैं जहाँ भी जाता हूँ हमेशा अनाउंसर्स को रिक्वेस्ट करता हूँ कि नैयर साहब अपनी पसंद का एक गीत सुनाएंगे, तो मैं लता बाई का ये गाना बजाता हूँ, जिया बेकरार है। तो आपको भी रिक्वेस्ट करूँगा, अगर आप बुरा ना माने तो ये गाना सुनवाइएगा। फिल्म बरसात सन 1949, संगीतकार शंकर जयकिशन, गीतकार हसरत जयपुरी। जिया बेकरार है, छाई बहार है, आजा मोरे बाल माँ तेरा इंतजार है। जिया बेकरार है, छाई बहार है, आजा मोरे बाल माँ तेरा इंतजार है। ओ सूरज देखे, चंदा देखे, सब देखे हम तरसे हो, सब देखे हम तरसे। ओ सूरज देखे, चंदा देखे, सब देखे हम तरसे हो, सब देखे हम तरसे। जैसे बरसे कोई बदरिया ऐसे अखियां बरसे, जैसे बरसे कोई बदरिया ऐसे अखियां बरसे, ऐसे अखियां बरसे। जिया बेकरार है, छाई बहार है, आजा मोरे बाल माँ तेरा इंतजार है। जिया बेकरार है। रफी साहब की आवाज के बारे में आप क्या कहेंगे? मोहम्मद रफ़ी आवाज़ खींचते थे, बांधते थे तो पता लगता था कोई सिंगर गा रहा है, इल्हामी आवाज़ गा रही है। और रफी साहब ने तो आपके गीत क्या खूब गाए हैं, क्या कहने उनके। नहीं बताया तो फौरन गुनगुना नहीं लेते थे, वो सीखना पड़ता था। हाँ, ये आसान काम नहीं था। नैयर का गाना सांस खींचता, मैंने पहले अर्ज की है, सुनने में बहुत अच्छा लगता है, गाने में फिर तबीयत साफ होती है। तो कभी ऐसा हुआ है नैयर साहब के रफी साहब गा रहे हैं और आपको उनका गाना पसंद नहीं आया और आपने कहा कि नहीं यूं गाइए? वो होमवर्क करके आते थे और मैं होमवर्क करके जाता था। इसमें मैंने कोई दखल अंदाजी नहीं है, स्ट्रेट बात है। कोई भी मेरा आर्टिस्ट, गीता दत्त, शमशाद जी, ना, जब सोच के चले गए उसकी नोटेशन हो चुकी है तो फिर उसमें बदली किस बात की। जैसा तस्वर किया वैसा रिजल्ट आता था। हाँ, यही इसी से कमल साहब, होमवर्क की तैयारी बड़ी ज़रूरी चीज़ है कंपोज़र के लिए, इसलिए एक टेक में गाना करता था। मेरी नींदों में तुम, मेरे ख्वाबों में तुम, हो चुके हम तुम्हारी मोहब्बत में गुम। मेरी नींदों में तुम, मेरे ख्वाबों में तुम,
हो चुके हम तुम्हारी मोहब्बत में गुम। मन की वीणा की धुन तू बलम आज सुन, मेरी नजरों ने तुझको लिया आज चुन। मन की वीणा की धुन तू बलम आज सुन, मेरी नजरों ने तुझको लिया आज चुन। मन की वीणा की धुन तू बलम आज नया अंदाज 1956, आवाजें किशोर कुमार और शमशाद बेगम की, गीतकार जानिसार अख्तर। मेरे दिल की लगी तू, मेरी जिंदगी तू, मेरी हर नजर है तेरी दास्तां। मेरे दिल की लगी तू, मेरी जिंदगी तू, मेरी हर नजर है तेरी दास्तां। मेरे दिल की बहारें तुम्ही को पुकारे, तुम्ही से है आबाद मेरा जहां। मेरे दिल की बहारें तुम्ही को पुकारे, तुम्ही से है आबाद मेरा जहां। तू मेरा नाज है, मेरा अंदाज है, दिल की आवाज है। मेरी नींदों में तुम, मेरे ख्वाबों में तुम, हो चुके हम तुम्हारी मोहब्बत में गुम। मन की वीणा की धुन तू बलम आज सुन, मेरी नजरों ने तुझको लिया आज चुन। मन की वीणा की धुन तू बलम आज सुन, मेरी नजरों ने तुझको लिया आज चुन। मन की वीणा की धुन तू बलम आज नैयर साहब, जिंदगी में आपके लिए सबसे ज्यादा मूल्यवान, सबसे जरूरी चीज क्या रही? साहब, मुझे जिंदगी भर दरकार रही औरत की मोहब्बत की, और मुझे खूब मिली हो। ये ऐसी चीज़ मालिक की बख्शिश है कि 78 वर्ष का मैं आदमी हूँ, तो मेरी राजू है, शी इज़ ओल्ड इनफ टू बी माई ग्रेट ग्रेट ग्रैंड डॉटर। वो अच्छा कपड़ा पहनती है तो मैं उसको बोलता हूँ बहुत अच्छा। तो ये श्रृंगार बना ही औरत के लिए, आदमी के लिए क्या बनेगा, क्या करेगा, कितने में सूट पहन ले, कुछ भी कर ले, हीरो बन जाए, पर्सनैलिटी बन जाए। हम तो औरत के पुजारी पैदा हुए, औरत के पुजारी हैं, और मौत भी किसी औरत की गोद में ही होगी, इतना पक्का गारंटी है। वो मजाज का शेर मुझे याद आ रहा है जी कि साहब। मौत भी इसलिए गवारा है, मौत आता नहीं है आती है। क्या बात है फासिल साहब, ये शेर लिखूंगा मैं आपसे। हाँ साहब। सुभान अल्लाह है, हंसी चेहरा है, सुभान अल्लाह हंसी चेहरा, ये मस्ताना अदाएं, खुदा महफूज रखे हर बला से, हर बला से। तुम्हें देखा है तो दिल बोला है, तुम्हें देखा तो दिल बोला कि तुमको दूं दुआएं, खुदा महफूज रखे हर बला से, हर बला से। करे पूजा जमाना जिसकी वो तस्वीर हो तुम, मिला करती है जन्नत जिससे वो तकदीर हो तुम, मिला करती है जन्नत जिससे वो तकदीर हो तुम।
कमर पतली है नजर बिजली है, कमर पतली नजर बिजली है, जुल्फें या घटाएं खुदा महफूज रखे हर बला से, हर बला से। सुभान अल्लाह हंसी चेहरा ये मस्ताना अदाएं, खुदा महफूज रखे हर बला से, हर बला से। न जाने किसकी किस्मत में है मुखड़ा चांद सा ये, न जाने किसके घर चमकेगा टुकड़ा चांद का ये, न जाने किसके घर चमकेगा टुकड़ा चांद का ये। इजाजत हो है तो फिर हम भी है, इजाजत हो तो फिर हम भी मुकद्दर आजमाएं, खुदा महफूज रखे हर बला से, हर बला से। सुभान अल्लाह हंसी चेहरा ये मस्ताना अदाएं, खुदा महफूज रखे हर बला से, हर बला से। अच्छा नहीं, ये सब ये बताइए कि इंडियन स्क्रीन की कौन सी एक्ट्रेस यानी अभिनेत्री आपको बहुत पसंद है? साहब हम तो गुलाम थे एक ही आर्टिस्ट के, उसका नाम था मधुबाला, और मैं एक कंपोजर हूँ जिसने ज़्यादा से ज़्यादा पिक्चरें उनके साथ की हैं 6। ढाके की मलमल, हावड़ा ब्रिज, जाली नोट, 2 उस्ताद, फागुन और एक मिस्टर एंड मिसेस 55। यहाँ उनकी याद में हम कौन सा गाना बजाएं आपकी पसंद का? उधर तुम हंसी हो इधर दिल जवां है, के रंगीन रातों की एक दास्तां है। उधर तुम हंसी हो इधर दिल जवां है, ये रंगीन रातों की एक दास्तां है। उधर तुम हंसी हो इधर दिल जवां है, ये रंगीन रातों की एक दास्तां है। ये कैसा है नगमा, ये क्या दास्तां है, बताए मोहब्बत मेरा दिल कहाँ है, ये कैसा है नगमा। मिस्टर एंड मिसेस 55 1955, गीता दत्त, मोहम्मद रफी, गीतकार मजरूह सुल्तानपुरी। उधर तुम हंसी हो इधर दिल जवां है, ये रंगीन रातों की एक दास्तां है। उधर तुम हंसी हो इधर दिल जवां है, ये रंगीन रातों की एक दास्तां है। ये कैसा है नगमा, ये क्या दास्तां है, बताए मोहब्बत मेरा दिल कहाँ है, ये कैसा है नगमा। मेरे घर में आई हुई है बहार, कयामत है फिर भी करूं इंतजार। मेरे घर में आई हुई है बहार, कयामत है फिर भी करूं इंतजार। मोहब्बत कुछ ऐसी सदा दे रही है, मोहब्बत कुछ ऐसी सदा दे रही है, कि खुद रात अंगड़ाइयाँ ले रही है, जिधर देखती हूँ नजारा जवां है। उधर तुम हंसी हो इधर दिल जवां है, ये रंगीन रातों की एक दास्तां है। ये कैसा है नगमा, ये क्या दास्तां है, बताए मोहब्बत मेरा दिल कहाँ है, ये कैसा है नगमा। सुलगती है तारों की परछाइयाँ, बुरी है मोहब्बत
मोहब्बत की तन्हाइयाँ, सुलगती है तारों की परछाइयाँ, बुरी है मोहब्बत की तन्हाइयाँ। महकने लगा मेरी जुल्फों में कोई, महकने लगा मेरी जुल्फों में कोई, लगी जागने धड़कने सोई सोई, मेरी हर नजर आज दिल की जुबां है। उधर तुम हंसी हो इधर दिल जवां है, ये रंगीन रातों की एक दास्तां है। ये कैसा है नगमा, ये क्या दास्तां है, बताए मोहब्बत मेरा दिल कहाँ है, ये कैसा है नगमा। तरसता हूँ मैं ऐसे दिलदार को, जो दिल में बसा ले मेरे प्यार को। तरसता हूँ मैं ऐसे दिलदार को, जो दिल में बसा ले मेरे प्यार को। तेरे ख्वाब है मेरी रातों पे छाए, तेरे ख्वाब है मेरी रातों पे छाए, मेरे दिल पे है तेरी पलकों के साए, कि मेरे लबों पर तेरी दास्तां है। उधर तुम हंसी हो इधर दिल जवां है, ये रंगीन रातों की एक दास्तां है। ये कैसा है नगमा, ये क्या दास्तां है, बताए मोहब्बत मेरा दिल कहाँ है, ये कैसा है नगमा। एक और मुलाकात का वादा कर लो। उजाले उनकी यादों के जाने माने संगीतकार ओपी नैयर से कमल शर्मा, अहमद वसीम और यूनुस खान की लंबी बातचीत पर आधारित इस कार्यक्रम के रिकॉर्डिंग इंजीनियर थे दिलीप कुलकर्णी। संयोजन राकेश जोशी का था और विविध भारती की ओर से इसे आपकी सेवा में प्रस्तुत किया कमल शर्मा ने। जरूर सुनिएगा। उजाले उनकी यादों की।